पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ फिजिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पार्ट 2 के बारे में। यानी कि हम देखेंगे रेसिस्टेंस इन पैरेलल। सो जब रेसिस्टर्स को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं तब उसके साथ क्या होता है, करंट किस तरह फ्लो होता है, पोटेंशियल मीटर के साथ क्या होता है, टोटल रेसिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। रेसिस्टेंस इन पैरेलल का एक्सप्रेशन भी हम अच्छी तरह से समझेंगे। बट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो लेक्चर को देखते समय ना बुक और पेन निकाल कर नोट्स बनाते चले, बिकॉज नोट्स बना के चलोगे तो आगे आपको वीडियो लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार नोट्स रिवाइज करोगे और आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप हमसे नोट्स चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है हलवा फिजिक्स, या फिर आप हमसे टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम के सर्च में आपको लिखना है हलवा फिजिक्स, वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पर भी नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक। पढ़ते हैं आज के दिन रेसिस्टेंस इन पैरेलल। सो ये जो आपको सर्किट दिखाई दे रहा है, इस सर्किट के अंदर आपको रेसिस्टर का जो अरेंजमेंट दिख रहा है, उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस इन पैरेलल। आइए इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो बेसिक की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने बैटरी कनेक्ट करके रखा है, और ये है मेरा की यानी कि स्विच। यहाँ से मैं इस सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करवा सकता हूँ या फ्लो को कट कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर से सपोज करंट फ्लो हो रहा है ना, कितना करंट फ्लो हो रहा है अगर मुझे ये पता करना हो तो मुझे यहाँ पर एम मीटर को लगाना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ से 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। ये करंट यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर पहुँचा। अब ये जो पॉइंट सी है ना, एक्चुअल में ये पॉइंट सी जो है ये एक जंक्शन की तरह काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है? जंक्शन की तरह। मतलब यहाँ से जो करंट है वो डिवाइड हो जाएंगे 3 पार्ट में। इधर भी जाएगा थोड़ा करंट, इधर भी जाएगा थोड़ा करंट, इधर भी जाएगा थोड़ा करंट। तो मैं ऐसा ज्यूम करता हूँ, यहाँ पर जो करंट गया है वो है I1, यहाँ पर जो करंट गया है वो है I2, और यहाँ पर जो करंट गया है I3, ठीक है। चलो इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे कितना करंट गया है, I1 कितना है, ये पता करने के लिए भी यहाँ पर एक एमीटर लगाना पड़ेगा। सो हमने यहाँ पर भी एक एमीटर लगा दिया, और वैसे ही हमने I2 के लिए और I3 के लिए भी किया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक रजिस्टर कुछ इस तरह लगाया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। उसी तरह उसके नीचे एक और रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है, उसी तरह उसके नीचे एक और रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो अरेंजमेंट है ना रजिस्टर्स का, इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस इन पैरेलल। सो आई होप आपको रेसिस्टेंस इन पैरेलल का मतलब समझा होगा। जब रेसिस्टर को आप एक के नीचे एक कनेक्ट करते हो तो उस अरेंजमेंट को आप बोलते हो रेसिस्टेंस इन पैरेलल। अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो सीरीज में आप रेसिस्टर्स को एक के बाद एक कंटिन्यूअस क्या करते हो, कनेक्ट करते हो। बट पैरेलल के अंदर आप एक रेसिस्टर को एक के नीचे एक कनेक्ट करते हो, जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे रेसिस्टेंस इन पैरेलल। देखो एक के नीचे एक है, ठीक है, 3 पैरेलल लाइंस की तरह। अब एक बात आपको समझनी पड़ेगी, जिस तरह रेसिस्टेंस इन सीरीज के अंदर सेम करंट फ्लो होता था थ्रू आउट द सर्किट, सेम उसी तरह रेसिस्टेंस इन पैरेलल के अंदर, किसके अंदर, रेसिस्टेंस इन पैरेलल के अंदर, रेसिस्टेंस इन पैरेलल के अंदर हमेशा सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहने वाला है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहने वाला है बिटवीन पॉइंट सी एंड डी। इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ एक पोटेंशियल मीटर लगा कर रखा है, ठीक है। क्लियर रहेगा ये चीज़? पक्का? ओके, तो चलो ये सब चीज़ अब जान लिए हो तो अब मैं इसका एक्सप्रेशन स्टार्ट करता हूँ। ओके नाउ, अब रेसिस्टेंस इन पैरेलल का अरेंजमेंट कैसा होता है आपको समझ में आ गया। यहाँ पे I1 I2 I3 के आपको समझ में आ गया है, पोटेंशियल मीटर समझ में आ चुका है, सब कुछ आपको क्लियर है। अब डायरेक्टली मैं इसका एक्सप्रेशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सो अब मुझे ना यहाँ पर इन रेसिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये पता करना है, ठीक है। कितना करंट फ्लो हो रहा है ये पता करना है, तो मुझे यहाँ पे टोटल करंट चाहिए। तो मैं ऐसा लिखता हूँ, द टोटल करंट I is given by, the total current I is given by, तो क्या होगा यहाँ पर I, सो I is equals to I1 प्लस I2 प्लस I3। मतलब ये रजिस्टर 1 से जो करंट फ्लो हुआ I1, रजिस्टर 2 से जो करंट फ्लो हुआ I2 और रजिस्टर 3 से जो करंट फ्लो हुआ I3, इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया और मुझे टोटल करंट पता चल गया कि हाँ यहाँ से टोटल करंट I कितना फ्लो हो रहा है, राइट। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो इसको मैं देता हूँ नंबर 1। ओके
अब यहाँ पर मैं ओम्स लॉ यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर बाय यूजिंग ओम्स लॉ। मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया? यस, मैंने यहाँ पे ओम्स लॉ यूज़ किया। नाउ क्या आपको ओम्स लॉ का फॉर्मूला याद है? आपको पता होगा ओम्स लॉ का फॉर्मूला आई के लिए क्या होता है? आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, यही फॉर्मूला होता है, पक्का? ओके, तो अगर मैं टोटल करंट की बात करूँ, टोटल करंट के लिए जो पोटेंशियल मीटर तो सेम रहेगा सर, पोटेंशियल मीटर को कुछ नहीं करना है। टोटल करंट के लिए जो रेसिस्टेंस रहेगा वो रेसिस्टेंस भी टोटल रहेगा, और टोटल रेसिस्टेंस को यहाँ पर हम आरपी से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो आई इज इक्वल्स टू टोटल करंट इज इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, आई मीन सेमी पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह पे, अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। सो इसको देता हूँ मैं नंबर 2, ठीक है। उसी तरह I1 के लिए अगर मुझे I1 करंट पता करना है, सो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस तो V का ही होगा, और वहाँ पर रेसिस्टेंस होगा R1 का, ठीक है। इसको दिया नंबर 3। उसी तरह I2 के लिए V अपॉन R2 होगा नंबर 4, और इसी तरह I3 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा, और वहाँ पर रेसिस्टेंस होगा R3 का, इसको दिया नंबर 5। नाउ इन्हीं सब वैल्यूज़ को अगर मैं 1 में पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? सो यहाँ पे लिखता हूँ पुटिंग, क्या पुटिंग रखा, क्या रखा? वैल्यू ऑफ 3, 2, 3, 4, 5 इन 1, तो मुझे क्या मिला? तो मुझे मिलेगा आई के जगह पे मैं वी अपॉन आर पी रख रहा हूँ, ठीक है। सो वी अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू I1 के जगह पे वी अपॉन R1, प्लस I2 के जगह पे वी अपॉन R2, प्लस I3 के जगह पे वी अपॉन R3, ठीक है क्या? ओके, सो वी इंटू 1 अपॉन आर पी लिख सकता हूँ इसको, हाँ सर चलेगा ना, इसको मैं वी इंटू 1 अपॉन आर पी कर सकता हूँ ना, है ना। सो उसी तरह बाकी सबके साथ भी ऐसे ही कर सकता हूँ, वी इंटू 1 अपॉन R1 प्लस वी इंटू 1 अपॉन R2 प्लस वी इंटू 1 अपॉन R3, ठीक है। अब हर जगह से मैं v को कॉमन ले लूँ, जब मैं v को हर जगह से कॉमन ले लूँगा, सो मुझे यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन कितना 1 अपॉन R3, इधर ही तक रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा गलत हो गया। नाउ इस v से इस v को कैंसिल करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 1 अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यही फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। बट ये किसके लिए था? जब 3 रेसिस्टर हम कनेक्ट करेंगे तब। बट हो सकता है मैं बहुत सारे रेसिस्टर कनेक्ट कर दूँ, जब मैं एकदम n नंबर ऑफ बहुत सारे रेसिस्टर कनेक्ट करूँगा ना, तो जो मेरा RP का फॉर्मूला होगा वो कैसे बन जाएगा? फॉर n नंबर ऑफ रेसिस्टर, फॉर n नंबर ऑफ रेसिस्टर, जो मेरा टोटल रेसिस्टेंस इफेक्टिव रेसिस्टेंस 1 अपॉन आर पी है, उसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस ऐसे डॉट 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 1 अपॉन Rn तक। क्लियर रहेगा क्या चीज़? पक्का? ओके, सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, फाइनल फॉर्मूला टू कैलकुलेटिंग इफेक्टिव रेसिस्टेंस इन पैरेलल। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन्स है जो आपको पता होना चाहिए, और वो कंक्लूजन्स है, तो अभी हम लोग कंक्लूजन देखते हैं। क्या है सबसे पहला कंक्लूजन? इनवर्स ऑफ इफेक्टिव रेसिस्टेंस। सर व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्स ऑफ इफेक्टिव रेसिस्टेंस? इनवर्स ऑफ इफेक्टिव रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि जो भी आपका इफेक्टिव रेसिस्टेंस रहेगा ना, लाइक मेरा इफेक्टिव रेसिस्टेंस आरपी है, ठीक है, तो इसका इन्वर्स कर दो, यानी कि इसको 1 अपॉन में लिख दो, तो इसको मैं बोलूँगा इन्वर्स ऑफ इफेक्टिव रेसिस्टेंस। तो ये देखो इन्वर्स ऑफ इफेक्टिव रेसिस्टेंस दिख रहा है, ये इज इक्वल्स टू, ये इक्वल है किसके? सम ऑफ, यानी कि ऐड कर दो सबको, सम ऑफ इनवर्स ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। अब ये 1 अपॉन R1 दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे इनवर्स ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। तो ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो इनवर्स ऑफ इफेक्टिव रेसिस्टेंस है ये किसके इक्वल है? इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इनवर्स इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। आई होप आपको ये चीज़ अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ सेकेंड चीज़ है, अभी सेकेंड चीज़ के अंदर दो चीज़ है, ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। द करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडिविजुअल रेसिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो करंट फ्लो हो रहा है ना इंडिविजुअल रेसिस्टर से, लाइक आप देखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। अब ये एक एक रेसिस्टर के थ्रू कुछ करंट फ्लो होगा, एक एक रेसिस्टर के थ्रू कुछ करंट फ्लो होगा। अब हो सकता है इस रेसिस्टर की वैल्यू हो 6 ओम और इस रेसिस्टर की वैल्यू हो 3 ओम,
और इस रेसिस्टर की वैल्यू हो 1 ओम। ठीक है, तो जिस रेसिस्टर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ना उसके अंदर से उतना ही कम करंट फ्लो होगा, ये है उस लाइन का मतलब। अब ज़रा वापस पढ़ के देखो, मतलब यहाँ पर जो करंट है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेसिस्टेंस के, मतलब रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर ज़्यादा रहेगी तो वहाँ से फ्लो होने वाला करंट कम रहेगा। ठीक है, देखो वही लिखा हुआ है, द करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, एक एक इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से जो करंट फ्लो होने वाला है इज प्रोपोर्शनल टू, वो प्रोपोर्शनल है, करंट जो है वो प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्स ऑफ इट्स रेसिस्टेंस, उसी के रेसिस्टेंस का इनवर्स यानी कि 1/R1। ये है उसका कहने का मतलब, समझा आपको। अब देखो उसके बाद क्या लिखा है, एंड टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज सेम ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इंडिविजुअल रेसिस्टर। अब यहाँ से जितना भी करंट फ्लो हो रहा है ना वो किसके इक्वल है, सम ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेसिस्टर, एक एक रेसिस्टर से जितना करंट फ्लो हो रहा है, लाइक R1 से I1 फ्लो हो रहा है, R2 से I2 फ्लो हो रहा है, R3 से I3 फ्लो हो रहा है, तो ये I1 I2 I3 को ऐड करूंगा ना तो मुझे टोटल करंट मिल जाएगा जो भी सर्किट से फ्लो हो रहा है करंट। ठीक है, क्लियर होगा ये चीज़। अब लास्ट पॉइंट तो मैंने पहले ही बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पूरे के पूरे रेसिस्टर के बीच में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, यानी कि बिटवीन पॉइंट C एंड D पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलो फोर्थ पॉइंट देखते हैं, द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर connected in parallel is less than the least resistance of individual resistance। अब इसका मतलब क्या होता है ये ध्यान से समझो। ठीक है, सो मैं सबसे पहले बात करता हूँ इफेक्टिव रेसिस्टेंस के बारे में। यहाँ पर इफेक्टिव रेसिस्टेंस कौन है, आरपी, कौन है, आरपी, ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, अभी जो आरपी है ना ये कम रहेगा किससे, इन तीनों में जो सबसे कम रेसिस्टेंस है ना उससे भी। अभी जैसे मान लेता हूँ यहाँ पे जो R1 है, R1 के रेसिस्टेंस का वैल्यू है 1 ओम, R2 के रेसिस्टेंस का वैल्यू है 3 ओम और R3 के रेसिस्टेंस का वैल्यू है 6 ओम। अब इसमें सबसे लीस्ट रेसिस्टेंस कौन है, सो आप बोलोगे R1 है ना, R1 क्या है, लीस्ट रेसिस्टेंस है, कितना है, 1 ओम है, तो इससे भी कम रहने वाला है आपका इफेक्टिव रेसिस्टेंस। तो आपको बात समझ में आया, वापस एक बार पढ़ के देखो, the effective resistance of resistors connected in parallel is less than the least resistance of individual resistance। I hope अब आपको समझ में आ गया होगा। Now फिफ्थ वाला पॉइंट क्या है, this arrangement is used to reduce the resistance in a circuit। अब आप देख रहे हो यहाँ पर जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस था वो क्या है, सबसे कम है, इन सब में जो सबसे कम है ना, एक एक इंडिविजुअल रेसिस्टेंस में जो सबसे लीस्ट रेसिस्टेंस है उससे भी कम आपका इफेक्टिव रेसिस्टेंस आ रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो आपका टोटल रेसिस्टेंस है, यहाँ पे जो आपका इफेक्टिव रेसिस्टेंस है वो कितना कम है। तो रेसिस्टेंस इन पैरेलल जब भी आप यूज़ करोगे ना तो आप क्यों यूज़ कर रहे हो, आप रेसिस्टेंस की वैल्यू कम करने के लिए यूज़ कर रहे हो। वही सीरीज में इसका उल्टा था, सीरीज में जब आप रेसिस्टेंस को यूज़ करते थे तो आप रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा देते थे, बट जब आप रेसिस्टर को पैरेलली लगाते हो तो आप ना रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू को बहुत कम कर दे रहे हो। ठीक है, मतलब जब भी आप ना रेसिस्टर को पैरेलली कनेक्ट करोगे तो उसके अंदर से एकदम हाई अमाउंट का करंट फ्लो होने वाला है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया, जो टोटल करंट है वो हमेशा क्या रहेगा, हाई रहेगा। ये आपको बात क्लियर रहेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।